गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल सेशन नहीं हो पाया था, आज होगा, कल भी होगा। फिर तो दीपावली रहेगी, तो दीपावली के दिन नहीं होगा, उसके कल होकर भी क्लास ये सेशन नहीं चलेगा आपका। 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन इकोनॉमी से ही है, सब बेसिक क्वेश्चन ही है। आज का पहला क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से सही का चुनाव करना है ना। राजस्व व्यय से सरकार की परिसंपत्ति में वृद्धि होती है और देयताओं में लायबिलिटी में कमी आती है। सरकार का जो राजस्व व्यय होता है ये अनुत्पादक व्यय होता है, न उत्पादन बढ़ता है, न आय बढ़ती है और न रोजगार बढ़ता है। तीनों में से कुछ नहीं होता है, अनुत्पादक व्यय कहलाता है। जो पूंजीगत व्यय होती है ये उत्पादक व्यय होता है। इससे उत्पादन, आय एवं पूंजी, रोजगार तीनों में वृद्धि होती है, वो पूंजीगत व्यय होता है। राजस्वगत व्यय सरकार का दैनंदिन का व्यय होता है, रोजाना का व्यय होता है। इससे न आय बढ़ती है, न उत्पादन बढ़ता है, न ही रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। पहला जो स्टेटमेंट है कि राजस्व व्यय से सरकार की परिसंपत्ति में वृद्धि नहीं होती है और लायबिलिटी में कमी भी नहीं आती है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। पूंजीगत व्यय से न तो परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और न ही देयताओं में कमी आती है, ये भी गलत हो जाता है, तो दोनों कथन गलत है। तीसरा है, राजकोषीय घाटा बाजार उधार के बराबर होता है। राजकोषीय घाटा उधार के बराबर होता है ना। बजट घाटे को पूरा करने के लिए सरकार जो उधार लेती है उसी को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। तो राजकोषीय घाटा बाजार उधार के बराबर होता है, जिसे लोक ऋण में वार्षिक वृद्धि के रूप में मापा जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो केवल यही सही है, ये गलत है और ये गलत है, दोनों गलत है। तो उत्तर हो जाएगा केवल 3, है ना। केवल 3 सही है और सब गलत है, दोनों गलत है। दोनों स्टेटमेंट उल्टा लिखा हुआ है ना। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो है वो राजस्वगत व्यय पर लागू होगा और पहला वाला जो है वो पूंजीगत व्यय पर लागू होगा। पूंजीगत व्यय से परिसंपत्ति में वृद्धि होती है और लायबिलिटी में कमी आती है, तथा राजस्वगत व्यय से न तो परिसंपत्ति बढ़ती है न लायबिलिटी में कमी आती है, इसलिए केवल 3 सही है। आरबीआई के कार्य नहीं है ना। 4 कार्य दिया हुआ है, इसमें से आरबीआई का कार्य क्या नहीं है इसे चुनना है। ये भी कूट में ही है, का कार्य नहीं है। अच्छा देख लेते हैं। 1 रुपए के नोट को छोड़कर अन्य नोट जारी करने का एकाधिकार है। 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है, वित्त सचिव का उस पर साइन होता है। वितरण आरबीआई जरूर करता है, लेकिन निकालने का अधिकार नहीं है। अन्य नोट जो भी होते हैं करेंसी, वो निकालने का अधिकार आरबीआई को है, तो ये कथन सही है ना। अंतिम ऋणदाता अर्थात यदि कोई उद्यमी अंतिम ऋणदाता है आरबीआई, किसका है? अंतिम ऋणदाता वाणिज्यिक बैंकों का होता है, किसी ग्राहक का नहीं होता है। ग्राहकों का अंतिम ऋणदाता वाणिज्यिक बैंक ही होंगे।
तो अंतिम ऋणदाता यदि कोई, अर्थात यदि कोई युद्ध में कोई परियोजना आरंभ करना चाहता है और वाणिज्यिक बैंक उसकी वित्तीय अपेक्षाओं की पूर्ति में सक्षम नहीं है, तब आरबीआई अंतिम ऋणदाता। अंतिम ऋणदाता तक तो बात सही थी, लेकिन यहाँ उद्यमी शब्द जोड़ा हुआ है। उद्यमी को आरबीआई सीधे ऋण नहीं देता है। किसी भी उद्यमी को आरबीआई के द्वारा सीधा ऋण नहीं दिया जाता है। ऋण वाणिज्यिक बैंक ही देते हैं, बल्कि जितने भी विकास बैंक हैं, चाहे नाबार्ड हो, चाहे सिडबी हो, चाहे आईडीबीआई है, सीधे ग्राहकों को ऋण नहीं देते हैं। इनके द्वारा उन संस्थाओं को ऋण दिया जाता है जो ग्राहकों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसलिए 2 नंबर गलत हो जाता है। बैंकों के मध्य दावों की स्थिति में क्लियरेंस रूप के हाउस में काम करता है, समाशोधन गृह के रूप में काम करता है। जगह एक होती है जहां पर बैंक के प्रतिनिधि बैठते हैं और अंतिम अंतर बैंकिंग लेन देन को संपन्न करते हैं। उसी को क्लियरेंस हाउस कहा जाता है। आरबीआई का काम ही है क्लियरेंस हाउस के रूप में काम करना, और जहां आरबीआई की शाखा नहीं होती है वहां इस काम को एसबीआई करता है। बैंकों की मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति और ऋण नीति। मौद्रिक नीति तक तो बात सही है। मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई करता है। आरबीआई गवर्नर को पहले एक अधिकार था, हालांकि अभी व्यवस्था थोड़ी बदली हुई है। 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति कमेटी का गठन किया जा चुका है। इसके लिए 2016-17 में ही हुआ है। इसमें 3 सदस्य भारत सरकार की ओर से नियुक्त होते हैं और 3 आरबीआई की ओर से रहते हैं, जिसमें आरबीआई गवर्नर भी शामिल रहते हैं। इसलिए अब तो एकाधिकार नहीं है। हालांकि मत चूंकि 6 सदस्य हैं तो मत बराबर भी आ सकते हैं। वैसी स्थिति में आरबीआई गवर्नर को एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार होता है, तो थोड़ी तो वरीयता बन जाती है इनकी, है ना। तो मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है। राजकोषीय नीति का निर्धारण करना ये आरबीआई का काम नहीं है, ये सरकार का काम होता है। ऋण नीति भी सरकार तय करती है। तो यहां तक तो सही है, लेकिन ये गड़बड़ हो जाता है। इसलिए 2 नंबर गलत है, 4 नंबर गलत है। तो उत्तर ये हो जाएगा। राजकोषीय नीति सरकार तय करती है। 2 नीतियां होती हैं अर्थव्यवस्था में, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति का प्रबंधन आरबीआई करता है या किसी भी देश का केंद्रीय बैंक ही करता है। और राजकोषीय नीति जिसमें 3 बातें शामिल होती हैं, करारोपण, सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक व्यय, इससे संबंधित नीति को ही राजकोषीय नीति कहा जाता है और इसका प्रबंधन सरकार स्वयं करती है ना। तो ये गलत है, ये गलत है। सीधे किसी उद्यमी की ऋण आवश्यकताओं को आरबीआई पूरा नहीं करता है। पोर्टफोलियो निवेश एफआईआई, है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एफआईआई, है ना। संस्थागत निवेश पोर्टफोलियो या संविभाग निवेश कहा जाता है। यह ऐसा निवेश होता है जो वित्तीय विपत्रों में शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर इत्यादि में निवेश किया जाता है। उसी को पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। अब थोड़ा विकल्प पर विचार करते हैं। अस्थाई नहीं है। एफआईआई या एफपीआई कहीं से भी अस्थाई नहीं होता है। इसमें लगी हुई मुद्रा सबसे अधिक गर्म मुद्रा होती है, जिसमें पलायन करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है। उसी को गर्म मुद्रा कहते हैं। इसमें लगी हुई मुद्रा गर्म मुद्रा होती है। अस्थाई निवेश है, कब भाग जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। अगर थोड़ा भी यहाँ के बाजार से दूसरे देश का बाजार निवेशकों को बेहतर लगता है, यहाँ धन निकालते हैं और जाकर वहाँ निवेश कर देते हैं। इसलिए अस्थाई नहीं है। और इसके जाने से रुपया भी कमजोर होता है, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव भी बढ़ जाता है और साथ में शेयर सूचकांक नीचे की ओर आने भी लगते हैं। इसलिए उपयोगी भी नहीं है बहुत, है ना।
केवल है क्या कि मार्केट, शेयर मार्केट को थोड़ा अप जरूर कर देता है जब आते हैं तब, लेकिन गिराते हैं तो औंधे मुंह ही गिरा देते हैं, इसलिए ये सही नहीं है। अनिवासी भारतीय, ये अलग फंड होता है, अनिवासी भारतीयों का एफपीआई में नहीं होता है, ये दीर्घकालिक नहीं होता है, अल्पकालिक होता है, अल्पकालिक लाभ के लिए लगाया ही जाता है, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। शेयर बाजार में निवेश होता है, यही सही होगा। असली प्रकृति यही है, और निवेश करने के लिए सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराना भी आवश्यक होता है, तभी इन्हें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहा भी जाता है। तो केवल 4 इसका उत्तर होगा। वैसा निवेश जो शेयर बाजार में किया जाता है वही एफपीआई होता है, जबकि एफडीआई उत्पादक इकाई की स्थापना होता है। 2 प्रकार का ये भी हो जाता है, एक कोई भी उत्पादन इकाई हो, व्यापार कारोबार हो, उसकी शुरुआत जो किया जाता है वो एफडीआई होता है, या पहले से स्थापित इकाई का अधिग्रहण होता है, ये भी एफडीआई में आता है। या तो नए सिरे से उत्पादन इकाई की शुरुआत हो रही है, व्यापार कारोबार की शुरुआत हो रही है। जैसे मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी आता है भारत में, अपनी शाखा खोलता है, वो साउथ थैम्पटन अभी आने वाला है ना, गुड़गांव में उसकी एक विस्तार शाखा खुलने वाली है, एफडीआई हो जाएगा नहीं। या पहले से स्थापित है, उसे खरीद लेता है, ये दोनों ही स्थिति एफडीआई की होती है। पहले से स्थापित है, अगर उसे खरीदा जाता है तो इसे ब्राउन फील्ड कहा जाता है, और नए सिरे से स्थापित होता है इसे ग्रीन फील्ड कहा जाता है। जबकि शेयर मार्केट या बॉन्ड, डिबेंचर इत्यादि में निवेश होता है, वो निवेश एफपीआई या एफआईआई कहलाता है। चौथा, बेरोजगारी से संबंधित बेरोजगारी है। ये क्वेश्चन है अगला, कार्यात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। कार्यात्मक बेरोजगारी, एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार में जाने पर उत्पन्न बेरोजगारी है ना। चक्रीय बेरोजगारी, मांग में कमी, या मंदी के कारण। मौसमी बेरोजगारी, मौसम विशेष में बेरोजगारी। और चौथी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, काम तो कर रहे हैं लेकिन उत्पादकता शून्य है। और उत्पादकता शून्य क्यों होती है कि आप काम कर रहे हैं लेकिन उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को, किसी काम को 4 व्यक्ति कर रहे हैं, मान लो गांव पर जमीन है 5 एकड़, 5 बापूत हैं तो सब कुछ कर रहे हैं, उसमें से धीरे धीरे 4 आदमी निकलकर अपना दूसरा काम करने लगे, फिर भी उत्पादन पर में कोई गिरावट नहीं आती है, उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तब ये माना जाएगा कि 4 लोग वहाँ प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार थे। बाहर से तो देखने में लगता था कि काम कर रहे हैं, लेकिन काम कर नहीं रहे थे, क्योंकि काम करने का मतलब होता है कि उत्पादन होना चाहिए, यहाँ उत्पादन हो नहीं रहा था। अब इसको देख लीजिए, कार्यात्मक बेरोजगारी,
एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार में जाने के क्रम में जो लोगों को बेकार बैठना पड़ता है उसी को कार्यात्मक कहते हैं, यानी नौकरी बदलने के उद्देश्य से पढ़ाई करना, ये कार्यात्मक बेरोजगारी है। चक्रीय बेरोजगारी मंदी के कारण उत्पन्न होता है। मौसमी बेरोजगारी, रबी की फसल कट गई, इसके बाद बेकार बैठे हुए हैं। देखते होंगे गांव वगैरह में जब रबी की फसल अप्रैल होते होते जब समाप्त हो जाती है, तो बल्कि मार्च होते होते आसपास समाप्त हो जाती है, इसके बाद से लेकर जब तक खरीफ की शुरुआत नहीं होती है, गांव में देखिएगा हर प्रत्येक दरवाजे पे 4 लोग बैठ के ताश खेलते रहते हैं, है ना। वो मौसमी बेरोजगारी ही है। 4 खेलने वाले प्लेयर रहते हैं और कम से कम 12 उनके हेल्पर भी रहते हैं। ये सारे के सारे 16 जो होते हैं मौसमी बेरोजगारी के शिकार ही होते हैं। अब बड़ा नियमपूर्वक नहा धोआकर खाना पीना खाकर जब टाइम से आ जाते हैं ताश खेलने। नहीं, मौसमी बेरोजगारी वाले यही होते हैं। और प्रच्छन्न बेरोजगारी पिता से जुड़ता है लेकिन व्यवसाय की उत्पादकता और टर्नओवर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो कार्यात्मक हो गया, दोनों में ऑप्शन एक ही ढंग का लिखा गया है। तो पहला का 3 होगा, दूसरा का 1 होगा, तीसरा का 2 होगा। तो ये उत्तर हो जाएगा, है ना। संकुचित धन, बैंक रेट, गिल्ड एज मार्केट और नाबार्ड। संकुचित धन नैरो मनी, M1 को कहा जाता है नैरो मनी। M1, इसमें जनता के पास करेंसी, बैंकों के पास मांग जमा तथा RBI के पास अन्य जमाओं को शामिल किया जाता है। तो संचालन में मुद्रा का योग, बैंक में मांग जमा, ये नैरो मनी है। उत्पादक कार्य में प्रयोग नहीं होता है। बैंक रेट, ब्याज की वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है। तो ये यही होगा, नहीं तो ये बैंक रेट है। सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित मार्केट को उत्कृष्ट बाजार या गिल्ड एज कहा जाता है। ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं हो पाता है ना। तो संरक्षित सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, ये गिल्ड एज मार्केट है। ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में बहुत उतार चढ़ाव नहीं होता है, जिससे निवेशक थोड़ा संतुष्ट दिखते हैं। और नाबार्ड पुनर्वित्त की अवधारणाओं को सुनिश्चित करता है ग्रामीण कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए। तो पहला का उत्तर हो जाएगा 2। तो यही तो एक विकल्प बन रहा है। पहला का, दूसरा का 1, गिल्ड एज मार्केट सरकारी प्रतिभूतियों का मार्केट है, जिसमें प्रतिभूतियों के मूल्य में बहुत उतार चढ़ाव नहीं होता है। और नाबार्ड पुनर्वित्त से संबंधित संस्थाएं हैं। छठा क्वेश्चन है, एक अमेरिकी कंपनी, बहुउद्देशीय कंपनी का एक संयंत्र भारत में है। सैमसंग का नोएडा में लगा हुआ है, मोबाइल बनाता है ना। वैसे बहुत सारी कंपनियां हैं। इस संयंत्र से अर्जित लाभ शामिल होगा, कहां होगा? GDP में किसको जोड़ते हैं? टोटल प्रोडक्शन। इन डोमेस्टिक एरिया। अब भारत में है तो डोमेस्टिक एरिया में तो आ ही गया, जबकि GNP क्या होता है? नागरिकों का उत्पादन। अब अमेरिकी कंपनी है,
तो नागरिकों का उत्पादन तो होगा नहीं। टोटल प्रोडक्शन में ही आ जाएगा। उत्पादन करने वाले जो भी हों सब जीडीपी का हिस्सा होते हैं, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हों, जीडीपी में ही आएगा। जबकि जीएनपी में केवल नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़ा जाता है। ये नागरिक हैं नहीं, ये विदेशी हैं। भारत में केवल उत्पादन करते हैं, तो विदेशी वाला तो जीएनपी में, जीडीपी में ही जुड़ना है, जीएनपी में जुड़ेगा नहीं। विदेशी खाता आयात निर्यात होता नहीं है, राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय आय जो निकालते हैं हम लोग तो जीएनपी से एनएनपी निकालते हैं और एनएनपी से नेशनल इनकम निकलता है, उसका मौद्रिक मूल्य जोड़ने पे। तो ये नेशनल प्रोडक्ट का ही हिस्सा होता है जी, नेशनल आय भी, इसलिए ये भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल जीडीपी का ही हिस्सा बनेगा। अगर कोई भी विदेशी देश के भीतर उत्पादन करता है कंपनी के रूप में, व्यक्ति के रूप में, तो जीडीपी का तो हिस्सा होता है, लेकिन जीएनपी का हिस्सा नहीं होता है, तो जीडीपी ही होगा। और अंतिम, अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी करने तथा उत्पन्न अपस्फीति दबाव को कम करने के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ विकल्प होगा, है ना। तरलता यानी मुद्रा की मात्रा को कम करना है और वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत बढ़ रही है उसे भी कम करना है। तो तरलता में कमी के लिए जो 5 रेट होते हैं, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये पांचों क्या होते हैं, तरलता के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर इन्हें बढ़ाते हैं तो तरलता घटेगी, अगर घटाते हैं तो तरलता बढ़ जाएगी, है ना। इसके बाद टैक्स की दर, ये भी क्या होता है, तरलता का विपरीत ही होता है। अगर टैक्स की दर घटाते हैं तो तरलता बढ़ेगी, लोगों के पास अधिक मुद्राएं रहेगी, अधिक मुद्रा रहेगी तो अतिरिक्त एवं अनावश्यक मांग भी पैदा होगी, तो महंगाई भी बढ़ जाएगी। तो ये भी तरलता के विपरीत होता है। तथा और कोई शब्द है, बचत के लिए प्रोत्साहन करने से तो बचत होता नहीं है, बचत यदि होता है तो ये भी तरलता को बढ़ाता ही है। तो तीनों स्थिति में तरलता बढ़ेगी। इसका मतलब होगा कि तीनों को यदि बढ़ाते हैं, इन रेटों को बढ़ाते हैं, कर की दर को बढ़ाते हैं, या है ना, बचत को, तीनों का अगर करते हैं तब सॉरी ये डायरेक्ट होगा। तो अब देख लेते हैं रेपो रेट में वृद्धि, ये तो सही है। नहीं, रेपो रेट में अगर वृद्धि करते हैं तब तरलता घट जाएगी, क्योंकि ऋण महंगा हो जाएगा, अल्पकालीन ऋण लेने की प्रवृत्ति में कमी आएगी तो बाजार में मुद्रा कम जाएगी। कर की दर में कमी, ये उल्टा लिख दिया गया है। कर की दर में अगर कमी करते हैं तो लोगों के पास मुद्रा अधिक होने पर मुद्रा की तरलता बढ़ जाएगी, तो ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। सीआरआर अपरिवर्तित, ये भी गलत है, सीआरआर को भी बढ़ाना होगा तब न तरलता घटेगी। दूसरा, कर की दर में वृद्धि, ये सही है। बचत के लिए प्रोत्साहन, इससे और बढ़ जाएगा, है ना, तो ये भी गलत हो जाता है। सीआरआर में कमी, कमी करेंगे तो तरलता और बढ़ जाएगी, तो ये भी गलत हो जाता है। सीआरआर में वृद्धि, ये सही है, तरलता घटे। ब्याज दर में वृद्धि, ये भी सही है, और कर की दर में वृद्धि, ये भी सही है। तो उत्तर यही होगा, सबको बढ़ाना होगा। एसएलआर में वृद्धि, ये तो सही है, इससे भी तरलता घटती है। सीआरआर में कमी,
तरलता को बढ़ा देता है। बैंक दर में कमी तरलता को बढ़ाएगा। तो बढ़ाना ही होगा तभी तरलता घटेगी तथा स्फीति कारक का दबाव कम होगा। तो बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाने से ऋण महंगा होगा या बैंकों की ऋण देने की क्षमता घटेगी, जिससे कि बाजार में मुद्रा की तरलता घट जाएगी, है ना। राजस्व व्यय सरकार का वह व्यय होता है जिससे न आय बढ़ती है, न उत्पादन बढ़ता है, न रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, न उत्पादक व्यय होता है। इससे न तो सरकार की परिसंपत्ति बढ़ती है और न ही देयताओं में कमी आती है। पूंजीगत वह व्यय होता है जिससे सरकार की परिसंपत्ति बढ़ती है और लायबिलिटी कम होता है। तो दोनों उल्टा लिखा हुआ है। राजकोषीय घाटा बाजार उधार के बराबर होता है, जो सरकार बजट घाटे को पूरा करने के लिए उधार लेती है बाजार से, चाहे वो आरबीआई से हो, आम जनता से हो, या फिर ट्रेजरी बिल के जरिए वित्तीय संस्थाओं से लिया जाता है। 1 रुपए के नोट पर को छोड़कर सभी नोट आरबीआई ही जारी करता है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत। आरबीआई अंतिम ऋणदाता वाणिज्यिक बैंकों का होता है, ग्राहक का नहीं होता है। ग्राहक का अंतिम ऋणदाता बैंक ही होते हैं, आरबीआई नहीं होता है। वो कथन गलत है। आरबीआई बैंकों के आपसी दावे के निपटारे के लिए क्लियरेंस रूप के हाउस के रूप में काम करता है, ये सही है। राजकोषीय नीति का निर्धारण सरकार करती है, आरबीआई नहीं करता है ना। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश शेयर बाजार में किया जाता है, अस्थायी होता है, बहुत उपयोगी नहीं होता है, अनिवासी भारतीयों के द्वारा नहीं लाया जाता है, या ये अल्पकालीन लाभ के लिए होता है, दीर्घकालीन लाभ के लिए नहीं होता है। तो केवल यही उत्तर होगा। कार्यात्मक बेरोजगारी एक रोजगार से को छोड़कर दूसरे रोजगार के जाने के क्रम में जो कुछ समय के लिए बेकार बैठना पड़ता है, वही घर्षणात्मक या कार्यात्मक बेरोजगारी कहलाती है। चक्रीय बेरोजगारी मंदी के कारण उत्पन्न होती है। मौसमी बेरोजगारी मौसम विशेष में उत्पन्न होता है, विशेषकर किसी क्षेत्र में या फिर उन व्यवसायों उद्योगों में पाया जाता है जो कच्चे माल के लिए किसी क्षेत्र पर निर्भर है ना। प्रच्छन्न बेरोजगारी में उत्पादकता शून्य होती है, सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। आपके करने से कोई उत्पादन नहीं होता है। आप पढ़ रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं होगा तो कोई नहीं इस बात को स्वीकार करेगा कि आपने मेहनत किया है। सब लोग यही कहेगा, अरे पटना में रह के लफ वही करता था, पढ़ता तो होता नहीं, फलानमा के बेटा का हो गया नहीं। तो उत्पादन हर हाल में होना चाहिए, तभी आप बारोजगार हैं, नहीं तो फिर बेरोजगार ही माना जाएगा आपको। यही हो जाएगा। कार्यात्मक बेरोजगारी नौकरी बदलने के लिए पढ़ते हैं लोग। चक्रीय बेरोजगारी मंदी के कारण। मौसमी बेरोजगारी रबी की कटाई के बाद बैठकर ताश खेल रहे हों। और प्रच्छन्न बेरोजगारी किसी काम में आपके अनुभव होने से यदि उत्पादकता नहीं बढ़ती है तो आप प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं, अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार हैं। M1 को संकुचित धन या नैरो मनी कहा जाता है। इसमें लोगों के पास करेंसी, बैंकों की मांग जमा मुद्रा तथा आरबीआई के पास अन्य जमाओं को शामिल किया जाता है। यानी संचालन में मुद्रा योग जो आम लोगों के पास होता है, और डिमांड डिपॉजिट जो बैंकों के पास होता है, नैरो मनी में शामिल होता है। बैंक रेट ब्याज की वह दर होती है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। गिल्ड एज्ड मार्केट सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है, उत्कृष्ट बाजार कहा जाता है। इसमें बिकने वाली प्रतिभूतियों का मूल्य लगभग स्थिर ही रहता है, इसलिए जोखिम कम सबसे कम है, इसीलिए गिल्ड एज्ड मार्केट कहा जाता है। और नाबार्ड ग्रामीण एवं कृषि विकास से संबंधित पुनर्वित्त संस्था है, जो उन संस्थाओं को ऋण देता है जहां से वो ग्रामीण विकास और कृषि के लिए आम लोगों को, ग्राहकों को प्राप्त होता है। छठा, एक अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी
भारत में अगर उत्पादन कर रहा है, देश के भीतर है, तो जीडीपी का हिस्सा होता है, क्योंकि घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु और सेवा का मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। जीएनपी में केवल नागरिकों का उत्पादन जोड़ा जाता है और विदेशी कंपनी नागरिक के साथ शामिल नहीं होंगे। और अंतिम, अर्थव्यवस्था में यदि तरलता अधिक है, मुद्रा की अधिकता है और मुद्रास्फीति बढ़ रहा है, इस दबाव को कम करने के लिए सभी दरों में गिरावट वृद्धि करनी पड़ेगी। ब्याज की दर बढ़ाना पड़ेगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट सबको बढ़ाना होगा और कर की दर को भी बढ़ाना होगा, ताकि आम लोगों के पास से निकलकर मुद्रा सरकार के पास पहुंच जाए, ताकि मुद्रा की तरलता को कम किया जा सके। यही 7 क्वेश्चन था, आज समाप्त हो गया। कल फिर 7 क्वेश्चन के साथ हम लोग सेशन को करेंगे। कल होगा, परसों दीपावली है, नहीं होगा, उसके कल होकर 1 नवंबर को भी नहीं होगा। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।